कहानी की शुरुआत फिलाडेल्फिया शहर में होती है, जहां हम एक खाली बिल्डिंग के जरिए पूरे शहर को तबाह होते हुए देखते हैं। हर तरफ बस आग ही आग और सीना चीरने वाली चीखती हुई आवाजें। अब कहानी सीधा 1988 में पहुंच गई, जहां 3 अलग अलग लोगों की जिंदगी की झलक दिखाई गई। एक पियानो बजाने वाला, एक बस ड्राइवर और होटल में काम करने वाला एक बावर्ची। ये तीनों अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत बिजी हैं। तभी अचानक इनके चेहरे के हर छेद से खून निकलने लगा। फिर कुछ ही सेकंडों में तीनों जमीन पर गिर गए और उनकी मौत हो गई। इस वक्त शहर में एक नीली हुडी पहने हुए रहस्यमय आदमी घूम रहा था। कुछ ही दूरी पर थॉमस नाम की एक पुलिस वाले की आंख खुली। थॉमस अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को सोता हुआ देखकर उसके लिए खाना बनाने चला गया। तभी उसने न्यूज पर सुना कि एक बस ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया और सामने आने वाली कई गाड़ियों से टकरा गया, जिससे शहर में अफरा तफरी मच गई। थॉमस ने अपनी पत्नी को खाना दिया और बाय कहकर अपनी शिफ्ट के लिए निकल गया। कुछ समय बाद थॉमस अपने पार्टनर मैडॉक्स से मिला और दोनों उस जगह पहुंचे जहां बस ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था। इस केस का मेन डिटेक्टिव ऑफिसर हल्ट को बनाया गया, जो कि थॉमस का जीजा भी था। थॉमस ने जब मरी हुई ड्राइवर को चेक किया तो वह घबरा गया, क्योंकि उसके चेहरे से खून बह रहा था। उसका दिमाग लगभग पिघल चुका था। मौत का कारण खून बहना बताया गया। थॉमस को उसकी गर्दन पर 3 निशान भी दिखे, बिल्कुल छेद की तरह, लेकिन हल्ट ने कहा कि यह बर्थ मार्क होगा और उसे अनदेखा कर दिया। तभी उन्हें खबर मिली कि 2 और लोग बिल्कुल इसी तरीके से मारे गए हैं और उन दोनों की गर्दन के पीछे भी 3 ऐसे ही निशान हैं। इसके बाद ऑफिसर सीधा उन 2 लोगों को भी देखने गए। ये दोनों भी खून बहने की वजह से ही मरे थे। थॉमस केस पर अपनी राय देने लगा, मगर होल्ट ने उसे इस केस से दूर रहने को कहा, क्योंकि उसे लगा कि यह केस उसके प्रमोशन के लिए काफी अच्छा रहेगा। कुछ देर बाद थॉमस और मैडॉक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिले, जिसने पोस्टमार्टम किया था। उन्होंने पूछा कि क्या कोई जरूरी बात सामने आई। डॉक्टर ने बताया कि गर्दन पर जो निशान है वह असल में बहुत गहरे घाव हैं, इतने गहरे कि शायद गर्दन की हड्डी तक पहुंच गए होंगे। इन घावों से शायद विक्टिम के शरीर में कुछ इंजेक्ट किया गया था, जो कि एक न रुकने वाला एलिमेंट है। लेकिन अजीब बात यह है कि फॉरेंसिक टीम भी इस एलिमेंट का पता नहीं लगा पा रही कि यह है क्या। बाद में थॉमस और मैडॉक्स खाना खा रहे थे, तभी उन्हें जानकारी मिली कि पास ही में एक औरत की गर्दन पर किसी भारी चीज से हमला किया गया है, और तो और उसकी गर्दन पर भी 3 निशान है, लेकिन वह अभी मरी नहीं है और अभी तक उसका खून भी बहना शुरू नहीं हुआ। दोनों ऑफिसर्स मौके पर तुरंत नाइट क्लब में पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उस औरत से हुई। थॉमस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि हमलावर एक काली औरत थी जिसने नीली हुडी पहन रखी थी। उस औरत ने एक लोहे के औजार से गर्दन पर वार किया और हाँ, उसका लेफ्ट हैंड थोड़ा जख्मी था, क्योंकि उसके ऊपर सूखा हुआ खून लगा हुआ था। तभी हल्ट ने वहां आकर बातचीत रोक दी और लड़की से दोबारा पूछने लगा कि डिटेल में बताओ हुआ क्या था। अब लड़की ने परेशान होकर सब कुछ दोबारा बताया। फिर अचानक से वह लड़की गिरकर मर गई। इसके बाद पुलिस बताए गए होलिया से मेल खाती सभी ब्लैक औरतों को गिरफ्तार करने लगी, लेकिन किलर अभी भी आजाद है और वह एक अजीब सा डिवाइस एक कार पर लगा रही थी। फिर जैसे ही एक पुलिस वाला वापस आया तो वह भागकर छूमंतर हो गई। कुछ देर बाद थॉमस और मैडॉक्स ड्राइव कर रहे थे, तभी उनका सामना उसी औरत से हो गया। वह तुरंत भागी उनसे बचने के लिए। उन दोनों ने बैकअप के लिए कॉल किया और होल्ट ने तो शहर के हर एक ऑफिसर को उसे ढूंढने का ऑर्डर दे दिया। इस दौरान थॉमस की कार एक ट्रक से टकरा गई, जिस वजह से थॉमस और मैडॉक्स को पैदल उसका पीछा करना पड़ा। उन्हें लगा कि वह औरत आसपास ही कहीं होगी, इसीलिए दोनों ने उसे घेरने का प्लान बनाया और अलग अलग होकर तलाश के दौरान थॉमस को एक अजीब सा डिवाइस मिला, जिसे उसने अपने पास रख लिया। बाद में एक बेसमेंट के अंदर मैडॉक्स ने उस औरत को पकड़ लिया और जल्द से जल्द सरेंडर करने को कहा, लेकिन यह औरत कोई अबला नारी नहीं थी। उसने मैडॉक्स पर हमला करके उसे पीट दिया और तो और उसकी टांग भी तोड़ दी और फिर जल्दी से वहां से भाग गई। अपने पार्टनर की आवाज सुनकर थॉमस वहां पहुंचा और उस अनजान औरत का पीछा करने लगा। आखिरकार उसने उसे घेर लिया और हाथ ऊपर करके मुड़ने को कहा। तभी कहानी में एक मोड़ आया। उस औरत ने थॉमस को उसके नाम से बुलाया और उसे उसकी होने वाली बेटी के लिए बधाई भी दी। साथ ही उसने कहा कि मुझे अफसोस है तुम्हारे पार्टनर की टांग तोड़ने के लिए। ये सब सुनकर थॉमस थोड़ा घबरा गया कि इसे इतना सब कैसे पता मेरे बारे में। फिर थॉमस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की, लेकिन औरत ने उसे आसानी से हरा दिया और एक बेंच के साथ उसी की हथकड़ी से उसे बांध दिया। जाते जाते उसने कहा कि हम फिर से मिलेंगे, लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने के लिए मुड़ी, तभी थॉमस ने उस पर उसी के डिवाइस से हमला कर दिया, जिससे वह अपने शिकार को इंजेक्ट किया करती थी। इससे औरत का बैलेंस बिगड़ गया और वह सामने से आती हुई ट्रेन के आगे गिरकर मौत का शिकार हो गई। इस घटना का थॉमस पर गहरा असर हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभालता, उसे खबर मिली कि उसकी पत्नी हॉस्पिटल में है। वह भागते हुए वहां पहुंचा और उसके साथी ने बताया कि हमला करने वाले का कोई भी आइडिया फिंगरप्रिंट ट्रेस नहीं हो पा रहा। उसके पास से एक चाबी मिली थी, लेकिन पुलिस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो किस चीज की चाबी है। और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि उस औरत की कलाई में गोली फंसी हुई थी और वह गोली थॉमस की रिवॉल्वर से निकली थी, जबकि थॉमस ने कभी गोली चलाई ही नहीं। तभी एक नर्स ने बातचीत के बीच में आकर थॉमस को बताया कि तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत नाजुक है। थॉमस तुरंत उसके पास भागा और डिलीवरी के दौरान हो रहे दर्द से उसकी पत्नी बेहोश होने लगी। डॉक्टर्स ने उसे बचाने के लिए घबराहट में काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय बाद एक नर्स ने
थॉमस की गोद में एक सेहतमंद बच्ची दी, लेकिन उसकी एक खुशी तुरंत मातम में बदल गई जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी जिंदा नहीं बच पाई। इसके बाद कहानी 9 साल आगे यानी 1977 में पहुंची। अब थॉमस की बेटी एमी 9 साल की हो चुकी थी। एमी नाश्ता बना ही रही थी कि तभी टीवी पर न्यूज चलने लगी, जिसमें सड़कों पर लोग आंदोलन करते हुए 9 साल पहले हुई घटना का जवाब मांग रहे थे। लोगों ने इसे रेसिज्म का मुद्दा बना लिया। कई लोग उस औरत का साथ देते हुए कहने लगे कि उस वक्त वह औरत निहत्थ थी, लेकिन पुलिस वाले ने उसे गिरफ्तार करने की बजाय ट्रेन के नीचे धकेल दिया। बाद में थॉमस, जो अब डिटेक्टिव बन चुका था, उसने अपनी बेटी को जन्मदिन की बधाई दी और उसे एक ब्रेसलेट भी गिफ्ट में दिया। फिर दोनों थॉमस की पत्नी की कब्र पर गए, जहां उन्हें कब्र पर ताजे फूल दिखे और ये देखकर वह सोच में पड़ गए कि यहाँ पर कौन फूल रख के गया है। तभी थॉमस को एक फोन आया। यह जानकर उसके होश उड़ गए कि बिल्कुल वैसे ही मौत होनी शुरू हो गई है जैसे 9 साल पहले हुई थी। एक पल भी जाएगी बिना थॉमस क्राइम सीन पर पहुंचकर मैडिक्स से मिला, जो अब भी 9 साल पहले हुए इंसिडेंट की वजह से लंगड़ा कर चल रहा था। थॉमस ने उससे पूछा कि सुबह तुमने मेरी पत्नी की कब्र पर फूल तो नहीं रखे, लेकिन मैडॉक्स ने कहा कि मैं नहीं गया भाई वहाँ। फिर दोनों एक यूनिवर्सिटी क्लासरूम पहुंचे जहाँ एक प्रोफेसर की लाश पड़ी थी। उसकी गर्दन पर वही 3 निशान थे और चेहरे से खून बह रहा था। थोड़ी ही देर में होल्ट, जो कि अब एक ऑफिसर बन चुका था, वो सिक्योरिटी कैमरा फुटेज चेक करने लगा। फुटेज देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि ये किलर बिल्कुल उसी औरत जैसी दिखती थी और वही कपड़े पहने हुए थे उसने जो 9 साल पहले वाली औरत ने पहने थे। लेकिन क्योंकि वो औरत तो मर चुकी है, इसीलिए सबने मान लिया कि यह कोई कॉपी कैट किलर है। पुलिस स्टेशन वापस जाकर थॉमस 9 साल पुराने केस की फाइल्स को दोबारा पढ़ने लगा, इस उम्मीद में कि शायद कोई क्लू मिल जाए। तभी उसे वह रहस्यमयी चाबी मिली जो उस औरत के पास से मिली थी, और उसने अपनी टीम को उसकी जांच पड़ताल करने लगा दिया। इसी दौरान और भी मर्डर्स होने लगे, जिससे पुलिस पर जबरदस्त प्रेशर आ गया। साथ ही पब्लिक के बीच डर का माहौल बनना शुरू हो गया था। बाद में थॉमस ने फुटेज के अंदर नए किलर के लेफ्ट हैंड को ध्यान से देखा। वो चौंक गया यह देखकर कि वह भी जख्मी है, बिल्कुल उसी तरह जैसे 9 साल पहले वाली औरत का हाथ था। उसने मैडॉक्स को बताया कि यह डिटेल कभी पब्लिक नहीं की गई थी, इसीलिए अगर कोई कॉपीकैट किलर है तो वो इस बारे में कैसे जान सकता है। तभी एक ऑफिसर ने आकर बताया कि जिस चाबी की जांच की जा रही है वो एक प्लेन की चाबी है जिसे सिर्फ 1 साल पहले बनाया गया है। तो ये चाबी 9 साल पहले कैसे थी उस औरत के पास? ये सुनकर डिटेक्टिव्स हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि 100 मील के रेडियस में सिर्फ एक ही एयरफील्ड है जहां पर इस मॉडल का प्लेन मौजूद है। तो उन्होंने वहां जाने का फैसला किया। जैसे ही थॉमस और मैडॉक्स निकलने वाले थे, तभी उन्हें एक साइंटिस्ट मिला जिसका नाम है डॉक्टर नवीन राव। साइंटिस्ट ने बताया कि यह केस मेरी रिसर्च से जुड़ा हुआ है। उसने यह भी बताया कि यह किलर सिर्फ एक खास मौके पर दिखाई देती है। आज से ठीक 9 साल पहले भी ब्लड मून वाला ही दिन था और आज भी वही दिन है। लेकिन डिटेक्टिव्स को उसकी यह बात बकवास सी लगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक होगा और बिना उस पर ज्यादा ध्यान दिए वहां से चले गए। कुछ देर बाद डिटेक्टिव्स एयरफील्ड पहुंचे। थॉमस अकेला अंदर चला गया और वहां के मैनेजर से मिला। उसने उसे औरत की तस्वीर दिखाई और पूछा कि क्या उसने उसे पहले कभी देखा है। मैनेजर ने मना कर दिया, लेकिन वह काफी घबरा गया। इसी बीच औरत भी वहीं एक दीवार के पीछे छुपी हुई थी। थॉमस ने उस आदमी की घबराहट को महसूस कर लिया, इसीलिए वह कागज पर लिखकर उससे बात करने लगा और जान गया कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। जैसे ही थॉमस ने अपनी बंदूक की तरफ हाथ बढ़ाया, तभी अचानक उस औरत ने उस पर बंदूक तान दी और कहा कि तुम्हें फिर से मिलकर अच्छा लगा। फिर उस औरत ने मैनेजर से कहा कि थॉमस को कुर्सी से बांध दो। इसी दौरान थॉमस ने चालाकी से बाहर खड़े अपने दोस्त को कॉल कर दिया और उसने सब कुछ सुन लिया। औरत ने मैनेजर से प्लेन की चाबी मांगी और मजबूरी में उसने उसे चाबी दे भी दी। फिर जैसे ही मैनेजर ने छुपी हुई गन की तरफ हाथ बढ़ाया तो औरत ने तुरंत उसे मारकर नीचे गिरा दिया। तभी दूर से पुलिस सायरन्स की आवाज सुनाई देने लगी। औरत ने घबराकर थॉमस को होस्टेज बना लिया। उसी पल मैडॉक्स कमरे में घुस आया। तभी औरत ने बिना सोचे समझे सीधा उसके माथे में गोली मारी। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को उसने गोली मार दी वह मैडॉक्स है, तो वह अपने किए पर पछताने लगी। थॉमस ये देखकर पूरी तरह टूट गया, लेकिन उस औरत ने उसे पकड़कर प्लेन में डाला और पुलिस के आने से पहले ही उसे प्लेन में ले गई। ऑफिसर होल्ट ने नोटिस किया कि उसका साला भी प्लेन के अंदर है, इसीलिए उसने पुलिस को गोलियां चलाने से मना कर दिया। बाद में वह औरत थॉमस से कहने लगी कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो, और साथ ही उसने दावा भी किया कि मैं जो भी कर रही हूँ बहुत जरूरी है। उसका कहना था कि हर 9 साल में मैं वापस आऊंगी ठीक इसी दिन पर, लेकिन सिर्फ थोड़े से समय के लिए, और मुझे कोई मार नहीं सकता। मगर थॉमस ने कहा कि मैं तुम्हारा पीछा करना कभी नहीं छोड़ूंगा। इस बात से औरत ने उसे प्लेन से बाहर फेंक दिया। थॉमस नीचे समुद्र में जा गिरा और बाद में किसी तरह किनारे तक पहुंच गया जहां उसे जले हुए प्लेन का मलबा दिखा, लेकिन वो औरत कहीं नजर नहीं आई। अगली सुबह होल्ट और उसकी टीम वहां पहुंचकर किलर को ढूंढने की बेचैन कोशिश करते रहे। तब थॉमस ने उनसे कहा कि बेकार मेहनत मत करो, वो औरत फ्यूचर से आई थी। ये सुनकर होल्ट उसे ऐसे देख रहा था मानो वह पागल हो चुका हो। इस सब के चलते 9 साल और बीत गए और 2006 आ गया, जहां एक बूढ़ा होता हुआ
थॉमस किसी हैरल्ड नोवक नाम के आदमी की कब्र खोदता हुआ दिखाई दिया। उसने कंकाल निकाला और उसकी गर्दन की हड्डी में एक निशान को देखा। इसके बाद थॉमस अपनी गाड़ी के पास गया और अपनी इन्वेस्टिगेशन को दोबारा शुरू किया। एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग से पता चला कि डॉक्टर नवीन राव काफी समय से लापता है। अगली सुबह थॉमस हैरल्ड की विधवा बीवी से मिलने गया और खुद को एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बताया जो कि उसके पति के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता है। महिला हैरान हो गई क्योंकि उसका पति तो 18 साल पहले मर गया था, लेकिन फिर भी उसने उसे अंदर आने दिया। फिर वह थॉमस को हैरल्ड की पुरानी फाइल्स दिखाने लगी। इससे पता चला कि हैरल्ड गोरे लोगों को बाकी सबसे ऊपर मानता था और इसीलिए उसने रियल अमेरिकन मूवमेंट की शुरुआत की। उसने बताया कि हैरल्ड इतिहास की किताबों का हवाला देते हुए अपनी गलत मैसेज फैलाता था कि देखो ये देश हमने बनाया है, इन सबको तो गुलाम बना के लेकर आए थे हम यहाँ पे, आज ये बराबर कैसे हो गए। ये सब भी पता चला कि हैरल्ड के साथ साथ उसकी पिछली बीवी हैदर इस सब में शामिल थी, जब तक उन दोनों का रिश्ता टूट नहीं गया। खैर थॉमस ने कुछ पैसे देकर एक लिस्ट ले ली जिसमें उन सभी लोगों के नाम थे जो हैरल्ड से जुड़े हुए थे। बाद में थॉमस फाइल पढ़कर ये जान गया कि किलर औरत के बाकी शिकार भी इसी लिस्ट में थे। हैरानी की बात यह थी कि वह सभी हैरल्ड के पॉलिटिकल ग्रुप से जुड़े हुए थे। फिर थॉमस अपनी बेटी एमी को स्कूल से लेने गया क्योंकि आज उसका 58वां जन्मदिन है। तभी यह भी पता चला कि थॉमस अब एक डिटेक्टिव नहीं रहा क्योंकि वह इस केस को लेकर बहुत पर्सनल हो गया था। साथ ही वह अपनी बेटी पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसीलिए अब एमी होल्ट के परिवार के साथ रहती है। बाद में थॉमस होल्ट से मिला और उसे किसी दूसरे विक्टिम के बारे में बताने लगा जो कि हैरल्ड था, जिसकी मौत को ड्रग ओवरडोज का नाम दे दिया गया। थॉमस उसे हैरल्ड के साथ जुड़े हुए लोगों की लिस्ट दिखाने लगा और पता चला कि सीरियल किलर के सभी शिकार रियल अमेरिकन मूवमेंट से ही जुड़े हुए हैं। थॉमस ने होल्ट को बताया कि वह रहस्यमयी औरत समय में पीछे आती है और वह 1937 में जिंदा नहीं हुई थी। असल में वह तब तक मरी ही नहीं। थॉमस ने यह दावा किया कि आज वह वापस आएगी और होल्ट से कहने लगा कि हैदर रसेल नाम की औरत को ढूंढना है हमें। लेकिन होल्ट ने कहा कि तेरी बातें बिल्कुल बकवास हैं, कुछ भी बोल रहा है तू, तेरी बेटी हमारे घर पल रही है, वो याद करती है अपने पापा को। जिंदगी को दोबारा संभाल मेरे भाई, उसके लिए संभाल ले खुद को। जब होल्ट जाने लगा तो थॉमस आंखों में आंसू लिए उसके पास गया और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगा। उसने कहा कि वह मदद चाहता है। फिर होल्ट ने उसे तसल्ली दी और कहा कि मैं हर तरह से मदद करूंगा। दोनों गले मिले और होल्ट वहां से चला गया। लेकिन पता चला कि थॉमस का उदास होना सिर्फ एक नाटक था। उसने मौका देखकर होल्ट का बैग चुरा लिया। बाद में थॉमस ने पुलिस स्टेशन कॉल किया और होल्ट बनकर बात करने लगा और बड़ी चालाकी से हैदर रसेल का एड्रेस निकाल लिया। और जब वह वहां पहुंचा तो दंग रह गया। वहां एक लाश पड़ी थी जिसका चेहरा बिल्कुल पिछले विक्टिम्स की तरह खून से भरा हुआ था। और फिर अचानक से किलर नजर आई और थॉमस ने उसके लेफ्ट हाथ को जख्मी कर दिया। लेकिन वह औरत मोटरसाइकिल पर तेज रफ्तार से भाग निकली। थॉमस ने गुजरते हुए ट्रक को छीना और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। काफी देर तक उसका पीछा करने के बाद थॉमस एक सुरंग में घुस गया जहां वो औरत एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन के अंदर बंद हो गई। मशीन में पानी भरने लगा और थॉमस ने कसम खाई कि वह दोनों फिर से मिलेंगे। तभी औरत डिवाइस के साथ साथ गायब हो गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही थॉमस सुरंग से बाहर निकला तो उसे तुरंत पुलिस और गुस्से से भरे हुए होल्ट ने गिरफ्तार कर लिया। थॉमस ने बताया कि मैंने आज उस औरत के लेफ्ट हैंड में गोली मारी है और याद है जब वो पिछली और उससे पिछली बारी आई थी तो उसके हाथ में चोट लगी हुई थी ना। इससे साबित होता है कि यह औरत समय में पीछे जाती है। लेकिन होल्ट ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। इसी दौरान डॉक्टर नवीन राव दूर से ये सब कुछ देख रहा था। एक बार फिर से कहानी 9 साल आगे बढ़ गई। साल 2000 में जहां पर डॉक्टर नवीन राव आइसोटोप नाम के एक डिवाइस पर काम कर रहा था। उसने इस डिवाइस को सुअरों पर टेस्ट किया जिससे उनकी नाक, आंखों और कानों से खून बहने लगा और वह मर गए। वो अपनी कामयाबी से काफी खुश हुआ। लेकिन फिर उसके असिस्टेंट ने उसे थॉमस की बीच पर तस्वीर दिखाई। यही वह जगह थी जहां किलर 9 साल पहले गायब हुई थी और वह वहीं पर किलर की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इसी बीच थॉमस को अपनी बेटी का वॉइस मेल मिला जिसमें उसने बताया कि वह जल्द ही मां बनने वाली है और वह चाहती है कि इस मौके पर उसके पिता वहीं पर मौजूद हो। उसके साथ थॉमस इस बारे में सोचता है। लेकिन अचानक से कुछ देर बाद ही उसने अपने आप को ट्रक के पिछले हिस्से में बंधा हुआ पाया। पता चला कि नवीन ही वह शख्स है जिसने उसे किडनैप किया था। नवीन ने उसे बताया कि मुझे उस किलर औरत के मिशन पर नाज है और मैं एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा हूं जिसे एक दिन वो औरत इस्तेमाल करेगी। मैं नहीं चाहता कि तुम उसे मार दो और सब कुछ बर्बाद हो जाए, इसीलिए तुम्हें 3 दिन तक बंद रखना जरूरी होगा। थॉमस बहस करता रहा कि वह औरत बेगुनाह लोगों को मार रही है। लेकिन नवीन इसके जवाब में कहता रहा कि यह सब कुछ एक भयानक घटना को रोकने के लिए है। वो औरत तो हमें बचा रही है। साइंटिस्ट बोल ही रहा था तभी थॉमस ने चालाकी से खुद को आजाद कर लिया और नवीन पर हमला बोल दिया। इससे नवीन ने ट्रक पर से कंट्रोल खो दिया और फिर दोनों का एक्सीडेंट हो गया। नवीन गाड़ी के नीचे फंस गया और थॉमस इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गया। दूसरी तरफ वह रहस्यमयी औरत एक बार फिर से अपनी टाइम मशीन के साथ पहुंच गई। वह सुरंग से बाहर निकली और बीच की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन उसे बड़ा झटका लगा जब उसने देखा कि थॉमस पहले से ही वहां मौजूद है और थॉमस ने पहले ही उस पर बंदूक तानी हुई है। लेकिन वो औरत जिसका नाम राया है उसने एक जबरदस्त सच्चाई बताई। वह कहने लगी कि मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं मारोगे क्योंकि तुमने ही तो मुझे ये काम दिया है। उसने अपनी माँ के दिए हुए ब्रेसलेट को दिखाया और थॉमस
हैरान रह गया जब उसे एहसास हुआ कि यह वही ब्रेसलेट है जो उसने कभी एमी को तोहफे में दिया था। यहीं पर थॉमस को जोरदार झटका लगा। वो राया का नाना है। राया आज ही उसकी बेटी की कोख से जन्म लेने वाली है। अब उसे अफसोस होने लगा कि 1989 में मैंने तुम्हें मार दिया था। थॉमस उससे गुहार लगाने लगा कि पीछे जाकर इस सब को रोक दो, लेकिन राया ने कहा कि यह सब हो चुका है और टाइम ट्रेवल एक ही तरफ होता है, बार बार वापस जाना मुमकिन नहीं है। उसने बताया कि मेरा मिशन इसी बीच पर इसी दिन से शुरू होता है और हमेशा मेरी मौत के साथ खत्म। जाने से पहले राया थॉमस से कहने लगी कि आप मम्मी के पास जाइए, उनका ख्याल रखिए, उन्हें उनके पिता की जरूरत है। यह कहकर राया वहां से चली गई और थॉमस आंखों में आंसू लिए जमीन पर बिलक बिलक कर रोने लगा। फिर कहानी में भविष्य से जुड़ी हुई कुछ झलक दिखाई दी, जहां पर राव टेक्नोलॉजीज नाम का एक इंस्टीट्यूट है। वहां एक बुजुर्ग व्हील चेयर पर बैठा हुआ नवीन आइसोटोप डिवाइस राया को देते हुए नजर आता है। एक और जबरदस्त ट्विस्ट में पता चला कि कहानी की शुरुआत में जो हमला दिखाया गया था वह उसी रेडिकल ग्रुप की वजह से हुआ था जिसे हेल्ड नोवक ने शुरू किया था। इसके बाद हुई सिविल वॉर में लाखों लोग मारे गए और लोग बदला लेने के चक्कर में एक दूसरे को मारने वाले दरिंदे बन चुके थे। राया का मिशन था समय में पीछे जाकर ऐसे लोगों को मारना जो आगे जाकर इस पार्टी को बड़ा करेंगे, ताकि वह 2024 में होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट को रोक सके, जिसकी वजह से जंग शुरू हुई थी। जैसे ही राया अपना मिशन पूरा करती है, हम वही सीन दोबारा देखते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी, लेकिन इस बार शहर में तबाही नहीं हुई। इससे यह पता चला कि राया अपने मिशन में कामयाब हो गई। फिर कहानी वापस 2015 में आ गई, जहां थॉमस फूल लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और उसी वक्त एमी ने राया को जन्म दिया। थॉमस ने बड़े प्यार से राया को अपनी गोद में लिया, क्योंकि वह जानता था कि यह वह बच्ची है जो भविष्य की दिशा तय करेगी।